नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में जो देश के शिक्षा का ढांचा है उसके बारे में बात करेंगे। मैं मानता हूं कि वही देश विकसित होगा जो शिक्षित होगा। और किस हद तक हमारा देश शिक्षित है और किस तरह से हमारे छात्र को शिक्षा प्राप्त हो रही है, किस किस्म की तालीम मिल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। मुझे याद है कि जब मैं मंत्री था HRD का, तो उस समय जो हम बोलते हैं ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, मतलब कि अगर 100 बच्चे 12वीं में हैं तो कितने वो पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी में। तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो उस समय 2009 की बात कर रहा हूं, लगभग 15 थी। और 2014 का जो आंकड़ा मैंने देखा है वो 15 से लेकर 24 हो गई और 2014 के बाद आज तक वो 24 से 26 हो गई। ये स्थिति है। मतलब कि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उसके कारण कई हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम हमेशा उच्च शिक्षा की बात करते हैं कि हमारी जो उच्च स्तर की शिक्षा है वो बहुत ही विश्व में बड़ी उसकी प्रतिष्ठा है। तो उसके 2-4 आंकड़े आपको देना चाहता हूं। जो हमारे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो प्रोफेसर्स की पोस्ट हैं उसमें 56% की वैकेंसीज हैं। मतलब कि पोस्ट हैं 2540 सैंक्शन पोस्ट हैं और जो भरी गई हैं वो 1113, 56% वैकेंसीज हैं। एसोसिएट प्रोफेसर्स में 38% वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स में 18% वैकेंसीज है। ये तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे IITs हों, IIITs हों, NITs हों, वहाँ देखो तो वो भी ऐसी हालत है। IITs में वैकेंसी की पोजीशन जो वैकेंसी नहीं भरी गई वो लगभग 39% हैं। IIITs में 54%, NITs में 29%, IIMs में 31% और IISER में 7%। ये तो हमारे हालत है उच्च शिक्षा की। जहाँ तक स्कूल एजुकेशन की बात है उसमें भी बड़े विवाद हैं और हम नहीं सोचते। आप दुनिया में आप देखिए, जो भी देश आर्थिक प्रगति कर रहा है वही देश है जो शिक्षित है। आप अमेरिका देख लीजिए, आप चीन देख लीजिए, आप जापान देख लीजिए, आप यूरोप देख लीजिए, आप साउथ कोरिया देख लीजिए और आप साउथ ईस्ट एशिया के देश देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए। तो जहाँ जहाँ भी शिक्षा को तवज्जो दी जाती है वहाँ उस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ शिक्षा पे कोई तवज्जो नहीं है। कहते हैं कि 6% ऑफ GDP हम शिक्षा में लगाएंगे, वो कभी आज तक लगा नहीं। 3 से 4% तक लगा है। और अगर आप जापान जैसे देख लीजिए देश, वो ओवर 7% है। चीन 6% है और अमेरिका भी 6% है। तो अगर आप इस पे निवेश नहीं करोगे, तवज्जो नहीं दोगे शिक्षा को, तो आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। शिक्षित नहीं होंगे तो उनके जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप नहीं होंगी तो देश की आर्थिक स्थिति इस तरह ही रहेगी। तो ये बात और कई और बातों पे हम चर्चा करेंगे शिक्षा के संदर्भ में। तो हमारे साथ शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं जो आपको बताएंगे कि क्या क्या मुश्किलें हैं और क्या क्या विवाद हैं शिक्षा के ढांचे में। अपूर्वानंद जी, थैंक यू वेरी मच। आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, आपने मास्टर्स पटना से की और TPS कॉलेज में आपने पटना में पढ़ाया। फिर आप 1999 में आप महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हिंदी की वहाँ आए और वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 2004 में फिर आप हिंदी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। फिर आप कोर ग्रुप में थे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के कोर ग्रुप में थे फॉर स्कूल एजुकेशन। NCERT के आप मेंबर रहे और आप यशपाल कमेटी के भी मेंबर थे, मुझे याद है उस समय मैं भी था।
और आप कई किताबों के एडिटर भी हैं, और स्कूल करिकुलम के बारे में आपको जानकारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। अनीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप फॉर्मर प्रोफेसर एंड डीन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपकी भी जानकारी एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत रही है। करिकुलम फ्रेमवर्क में भी आपका योगदान रहा, लेकिन आपकी जो एमएससी पीएचडी वो फिज़िक्स में रही, और 82 से लेकर 90 तक आप लेक्चरर रही जामिया में। 87 से 91 तक आप वहाँ फेलो भी रही। 91 से 2000 तक असिस्टेंट प्रोफेसर इन दी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। एनसीएफ में भी आपका योगदान रहा, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क में। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ में, वहाँ भी आप रही। सर्व शिक्षा अभियान में आपकी बड़ी दिलचस्पी रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। अभिज्ञान जी, आप स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सुना है कि आपने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास करके आपको वहाँ अंदरूनी जानकारी है कि वहाँ होता क्या है, क्या नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। जयपुर से हैं आप, राजस्थान से हैं। आपसे शुरू करते हैं पूर्णानंद जी। क्या है स्थिति स्कूल एजुकेशन की इस देश में? इसमें कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, ये बड़ा मुश्किल है तय करना। स्कूली शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई है और कई कारणों से शिकार हुई है। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उसका जो करिकुलम है और सिलेबस है वो इतने ख़राब तरीके से बनाया गया है कि उससे गुज़र के आप ये नहीं कह सकते कि एक विद्यार्थी को इतिहास की जानकारी हो पाएगी, विज्ञान की जानकारी हो पाएगी, भूगोल की जानकारी हो पाएगी, गणित की जानकारी हो पाएगी। तो वो जो पढ़ के निकलेगा, और कंपेरेबल अगर आप देखेंगे दूसरे मुल्कों से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी पीछे रहेंगे, क्योंकि उनका नॉलेज बेस बहुत सिकुड़ा हुआ रहेगा। तो ये तो करिकुलम और सिलेबस की बात है जो फंडामेंटल है, और वो इसलिए, और उसके आधार पर जो टेक्स्ट बुक्स बनती हैं, और वो सबसे फंडामेंटल इसलिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में टेक्स्ट बुक ही ऐसी चीज़ होती है जो असली चीज़ है, क्योंकि टीचर्स को इजाज़त नहीं दी जाती है कि वो टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से छात्रों से बात करें। तो टेक्स्ट बुक बहुत ही रेजिमेंटेड और बहुत ही कंट्रोल्ड है। और जैसा मैंने कहा, पहले भी थी ऐसी? नहीं, आप जिस वक्त का जिक्र कर रहे थे इसके पहले के 10 सालों का, उसमें एक तरह का रिवॉल्यूशन था टेक्स्ट बुक मेकिंग में, करिकुलम मेकिंग में, क्योंकि पहली बार ये किया गया कि टेक्स्ट बुक को, और मैं पहली बार नहीं कहूँगा, प्रोग्रेसिवली, लेकिन टेक्स्ट बुक को और सिलेबस को आपने पैडागोजिक नीड्स को ध्यान में रख के बनाया, आइडियोलॉजिकल नीड्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया। अगर आपको ध्यान हो तो उसका रेफरेंस पॉइंट था 1992 की यशपाल कमेटी की लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसमें जोर दिया गया था इस बात पर कि आप टेक्स्ट बुक तैयार करेंगे इसलिए कि बच्चे की समझ बढ़े, इसलिए नहीं कि आप ठूंस ठूंस कर उसमें इंफॉर्मेशन भर दें, या ये नहीं कि जो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन है स्टेट का, वो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन उसको मिले। तो उस पूरी प्रोसेस को लीड किया था जो उन डिसिप्लिनरी एरियाज़ के एक्सपर्ट्स थे, और उनमें डाइवर्सिटी थी बहुत, आइडियोलॉजिकल, यहाँ तक कि अगर हिस्ट्री के हैं तो एक तरह के हिस्टोग्राफी के नहीं, 3-4 तरह के हिस्टोग्राफी के लोग। यही बात दूसरे विषयों में भी कही जा सकती है। तो ये नहीं था कि पहले की किताबें भी रेजिमेंटेड थी। अभी जो किताबें हैं वो पूरी तरह से रेजिमेंटेड हैं और वो पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल हैं। तो उनका पर्पस एजुकेशनल नहीं है, उनका पर्पस एक तरह का प्रोपेगेंडा करना। उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे आइडियोलॉजिकल? जैसे अगर आप इतिहास, चूँकि इतिहास सारे लोग आसानी से समझते हैं, तो मैं बताता हूँ कि इतिहास की किताब अगर आप देख लें तो इतिहास की किताब में अगर आप पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए जिसे मिडिवल पीरियड कहते हैं, तो दिल्ली में आप मिडिवल पीरियड देखेंगे तो वो बिना मुग़लों की चर्चा किए हुए आप उसको नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अगर इतिहास की किताबें देखेंगे तो मुग़ल उसमें से गायब हैं। तो फिर हमें उस मिडिवल हिस्ट्री की जानकारी ही कैसे मिलेगी? अगर उसी स्टैंडर्ड का कोई विद्यार्थी अमेरिका में पढ़ रहा होगा
तो वो हिंदुस्तान की मिडिवल हिस्ट्री ज़्यादा जानेगा, हिंदुस्तान का बच्चा नहीं जानेगा। एक दूसरा मज़ेदार उदाहरण, राणा प्रताप जीते थे या अकबर जीते थे, तो जो नई किताब बनी राजस्थान में, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारी किताब में अकबर नहीं जीत सकता, तो हमें राणा प्रताप को जिताना होगा। तो उन्होंने राणा प्रताप को जिता दिया। इसका मतलब ये कि आप जो फैक्ट्स कहते हैं, उन फैक्ट्स को भी अब आप तोड़ रहे हैं। और यह बात सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है। जैसे आप ज्योग्राफी की बात लें, जिस पर हम लोग काफ़ी चर्चा करते रहे, आप ज्योग्राफी कैसे पढ़ाते हैं? हमारी ज्योग्राफी की किताब में हिंदुस्तान की ज्योग्राफी को ख़ास बताया जा रहा है, ये कह के कि ये सेक्रेड ज्योग्राफी है। और वह सेक्रेड कैसे है कि शिव ने जो नृत्य किया सती की मृत्यु के बाद और लेकर घूमे, तो जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वो सारे एरियाज को मिलकर वो पूरी ज्योग्राफी एक सेक्रेड ज्योग्राफी बन जाती है। इस तरह के उदाहरण आप मैथमेटिक्स से भी ले सकते हैं, इस तरह के उदाहरण आप साइंसेस से भी ले सकते हैं, जिसमें ये किताबें एक तरह के प्रोपेगेंडा टूल्स में तब्दील हो गई हैं। ये एडुकेशनल टूल्स नहीं हैं। जो बाकी कोर्स स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा विषय है। मेरी फिक्र सिर्फ ये है कि अब स्कूल्स एक तरह के प्रोपेगेंडा के प्लेटफॉर्म हैं, जो प्रोपेगेंडा एक विशेष विचारधारा का किया जा रहा है, उसमें डिसिप्लिनरी जो रिक्वायरमेंट है वह प्राइमरी नहीं है, और बच्चे की जो पेडागोजिकल नीड्स हैं वो प्राइमरी नहीं है। उसकी समझ पैदा करना, जो 2005 के करिकुलम फ्रेमवर्क का सेंट्रल मोटो था, समझ का चस्का पैदा करो, अब वह नहीं है। वह एक ख़ास तरह की भारतीय ज्ञान परंपरा को बच्चों के दिमाग में भरना है, ये मकसद है। तो ये तो कोई एजुकेशनल पर्पस नहीं है। अनीता जी उसके बारे में ज़्यादा बतलाएंगे, लेकिन ये तो स्कूली शिक्षा की सबसे पहली जो गड़बड़ी हो रही है या दुर्घटना है वो यह है जी। तो एक तो बात हो गई टेक्स्ट बुक की, दूसरी बात हो गई कि जो अध्यापक हैं जो इसको पढ़ाते हैं, वहाँ भी सुना है कि आजकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ प्रिपेयर होते हैं कि कौन कैसे कैसे टीचर्स पढ़ाएंगे, वहाँ क्या हालात हैं? देखिए, अगर आप स्कूली टीचर्स को देखेंगे तो पहले से ही स्कूली टीचर्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड माहौल में काम करते हैं, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी के टीचर्स को इस बात की आज़ादी होती है कि वो एक फ्री एक्सचेंज करें, स्कूल में प्रायः इसकी आज़ादी नहीं होती है। स्कूल में टीचर बंधा हुआ है टेक्स्ट बुक से, तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है कि आप यही बातें पढ़ाएंगे, तो टीचर उससे बाहर कोई बात कर ही नहीं सकता। मैं अभी उसकी क्वालिटी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके आइडियोलॉजिकल लीनिंग पर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो पूरी तरह से बंधा हुआ है, उस इंस्ट्रक्टेड है, उससे बाहर जा नहीं सकता। अगर वो बाहर जाएगा वो पेनलाइज होगा, ये बात सबको पता है। अनीता जी, आप बताइए इसके संदर्भ में कि आपके ख्यालात क्या हैं? नहीं, यही कि हम पिछले कई दशकों से, मैं तो टेक्स्ट बुक्स बनाने में स्टेट्स में भी, नेशनल लेवल पे सब जगह जुड़ी रही हूँ, और अब जो हालत है, मैंने इस तरह से जहरीली टेक्स्ट बुक्स नहीं देखी हैं पहले कभी, जिसको हम कह सकते हैं कि इतनी टॉक्सिक है कि जानबूझ के, मतलब हम और देशों में देखते हैं जहाँ जहाँ युद्ध भी हुए हैं, जहाँ जहाँ कम्युनिटीज़ में या देशों के बीच में परस्पर तनाव रहा है, वहाँ भी काम लोगों ने लिखा है कि भाई क्या हुआ है, चाहे वो फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में लोगों ने लिखा है कि टेक्स्ट बुक्स में। मगर अब जिस तरह से ये जहर ठोस के डाला जा रहा है, वो बहुत ही जहर का क्या मतलब? जहर मतलब आप चुन के, मतलब आप जो कहानी चुनेंगे उसमें छोटे बच्चों के लिए भी आप इन्फिल्ट्रेटर की कहानी चुनेंगे कि कश्मीर में इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे, और वो शब्द डालना है आपको और पूरी कहानी उसकी। तो एक मिलिटरिस्टिक आइडिया के नेशनलिज्म का मतलब मिलिटरिस्टिक, तो बहुत कहानियाँ मिलिट्री या पुलिस मेमोरियल या उनकी है। मतलब ये जो जॉनर लिटरेचर का होना चाहिए अलग अलग तरह का, वो बहुत कम है। मैथ्स कश्मीर में तो कहते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि वो कहानी शुरू में डालिए आप, क्योंकि आप वो शब्द कहना चाह रहे हो, है ना। तो और फिर कहना चाह रहे कि उनको मार भगाया
वही हमारा मकसद होना चाहिए था, वो हमारा राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है। तो वो मैं कह रही हूँ कि इस तरह से सबसे जो मुझे खतरनाक लगा, जब मैं अभी भी देखती हूँ, जो शुरू कर रहे हैं हम हिस्ट्री में 7वीं 8वीं में और लिख रहे हैं कि ये डार्क एजेस है, ये डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री है पूरा, मतलब कब से कब तक 10 सेंचुरीज, तो लगभग 11 सेंचुरी से नहीं, लगभग मामूद 7-8 सेंचुरी, हाँ, गजनी के आने के बाद। सल्तनत से लेके 16-17 सेंचुरी तक। और तो हम तक हैरान है कि आप जिस तरह से पेश करते हो और सेमियोटिक्स उसकी, मतलब उसका जो दृश्य जिस तरह दिखा रहे हो, उसमें जो जहर है। आपको एक बहुत सुंदर कुतुब मीनार का चित्र, आधा पेज का सुंदर भव्य बिल्कुल चित्र कुतुब मीनार का, उसके नीचे लिखा है 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़े गए थे इसको बनाने के लिए। मतलब 12-13 साल के बच्चे को आप ये उसकी किताब में लिख के दे रहे हो। तो ये जहर के हम इसको मानते हैं कि ये जान के आप मोटिवेटेड रूप से जहर घोल रहे हो बच्चे के मन में, जो उसके मन में उस समय नहीं होगा। वो कुतुब मीनार का क्या भव्य चित्र दिखा रहे हो और नीचे ये लिख रहे हो। तो हम जब पढ़ते हैं, मैं जब पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ इसके बारे में भी, कि इजराइल के भी टीचर्स और प्रोफेसर्स लिख रहे थे कि उनके यहाँ जो अरब्स है उसके बारे में क्या क्या लिखा जा रहा था। यहाँ तो हम उससे भी हद से आगे बढ़ गए। वो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये चीज इतने यंग बच्चे के दिमाग में, इतिहास मिटाने की एक, सिर्फ मिटाना नहीं, उसको एक इस नजरिए से देना। देखिए आप कैसे अदरिंग कैसे करते हो किसी की, है ना। तो वो आप शुरू में किसी को मतलब पहली लाइन ज्योग्राफी के चैप्टर की 7वीं में पहली लाइन है कि ये 4 धर्म बाहर से आए थे। मैंने तो शायद एक वयस्क होके भी पहली बार सोचा होगा कि कौन से धर्म बाहर से आए। मतलब वो बचपन से ये चीज घोला नहीं जा रहा था हमें। तो ये जो जहरीलापन है बहुत ही दुखी, मतलब तभी मैंने कहा कि आपको ये, और उसमें गलत तथ्य, सब जगह गलत तथ्य। 3000 साल पहले ये पूरा जो देश था, ये एक था देश, कहाँ कहाँ लोग जा रहे थे, और क्योंकि 4 धाम थे, 51 पीठ थे, इतने ज्योतिर्लिंग थे। वही ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के चैप्टर में कुछ ज्योग्राफी नहीं है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है। और एक कहानी, ये जो अभी शक्तिपीठ की सुना रहे थे, कहानी है, ये नहीं कि मिथ, लेजेंड है या कुछ नहीं। तो कोई फर्क नहीं है कि आप हिस्टोरिकली कुछ चीज कह रहे हो या एक लेजेंड। तो हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, इतिहास से कोई ताल्लुक, ज्योग्राफी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैथ्स में भी इस तरह से, मैथ्स कर रहे हैं, पर उसमें जहां मैथ्स का इतिहास आता है वहां चीजें बिल्कुल जो कि विवादास्पद है कि इस तरह आप कर दो, मतलब ब्रह्मगुप्त मेथड या कुछ ऐसा मेथड, जबकि उस टाइम पे फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए कई जगह वो मेथड यूज हो रहा था। अच्छा। वो चीन में भी हो रहा था, वो कहीं और मिस्र में हो रहा है। तो जो चीजें ऐसे, और जो ज्ञान सब जगह से समेकित रूप से जो ज्ञान आया, जान के उसमें अपना ठप्पा लगा के टीचर्स पूछ रहे मैथ्स के, ये क्या हम फ्रैक्शंस उनको सिखा रहे हैं, फ्रैक्शंस कैसे ऐड करना है, उसमें एक नाम डालने की क्या जरूरत है जो कि विवादास्पद है। ऐसा मतलब हिस्टोरियंस ने ऑफ मैथमेटिक्स ने कहा है कि ऐसा सही नहीं है। तो ये एक जो है, हमारे वक्त में आपको याद होगा कि एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होता था, जहाँ के प्रदेश के मंत्री बैठते थे, चर्चा होती थी, फिर तय किया जाता था कि कैसे आगे बढ़ना है। वो आजकल भी होता है, वो है, मगर कई चीजें उसमें जाने की बिना गए हुए भी हो जाती है। अच्छा। पारित हो जाती है, इसलिए चर्चा नहीं होती, बिना चर्चा के पारित हो जाती है। हाँ, पारित नहीं भी होती, बिना पारित किए भी चीजें हो जाती है। बेटा आप बताओ विज्ञान जी कि आप तो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए और निकले हो अभी हाल ही में, तो आपको कैसा लगता है ये ढांचा स्कूल का, स्कूल एजुकेशन का? क्या उसमें क्या बातें हैं जो आप दर्शकों को बता सकते हैं? स्कूल एजुकेशन में तो जैसा सर और मैम ने बताया कि करिकुलम बेसिस पर चेंजेस जिस तरीके से लाए जा रहे हैं, दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल पेनिट्रेशन बहुत शार्पली स्टूडेंट्स के बीच में
completely ideological, completely propaganda based education दी जा रही है। आपके स्कूल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो यही हम तो जब तक स्कूल से निकले तब तक अलग करिकुलम था। हमारे बाद के बैचेस ने जिस तरह का चेंजेस देखे हैं, आई थिंक आई वाज द प्रोबेबली द लास्ट बैच जिसने प्रीवियस राउंड ऑफ एनसीईआरटी से पढ़ाई की। मगर हायर एजुकेशन में आते हुए हम जो चीज़ देखे कि दे ट्राइंग टू डू दिस, दे ट्राइंग टू completely saffronize the syllabus, they're trying to remove certain people from the syllabus and trying to add certain people in the syllabus and certain forms of history in the syllabus। ये वो कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलोसफी डिपार्टमेंट से अंबेडकर को हटाया गया, गांधी को हटाया गया, जगह जगह पर सावरकर के को ऐड करिए, आप पढ़ाइए सावरकर को, बट इन व्हाट फॉर्म? लॉ के सिलेबस में मनुस्मृति आप लाए, आप पढ़ाइए, बट इन व्हाट फॉर्म? आप उसको हिस्टोरिकली पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, आप उसको कैसे पढ़ाएंगे, पेडागोजी उसकी क्या होगी, वो सवाल कंप्लीटली अनटच्ड है। एंड जो बन के आ रहा है सिस्टम सर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉलिसी इन लोगों ने बनाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें स्पेसिफिक लूप होल्स छोड़े आरएसएस के पेनिट्रेशन के लिए, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक मॉडल हो, तमाम तरीके से आरएसएस के लिए लूप होल्स छोड़े। और उसके साथ साथ they are not even able to follow their policy on the goals that they want। इतना ज़बरदस्त लीकेज, इतनी ज़बरदस्त इनएफिशिएंसी इनकी खुद की पॉलिसी और इनके खुद के गोल्स में फिलहाल हमको दिख रहा है। आरएसएस के प्रोग्राम्स जगह जगह, हर कॉलेज के भीतर पिछले दिनों आरएसएस के प्रोग्राम्स हुए। टीचिंग में अगर आप प्रोग्राम होते हैं, युवा संसद, they gave random names, basically an excuse to call some senior प्रचारक to the college। और सिस्टम इस तरीके का क्रिएट किया कि आप उस प्रोग्राम में जाइए तो आपको अटेंडेंस मिलेगी। अच्छा, आप उस प्रोग्राम में जाइए। अभी मुझे 2 दिन पहले हिंदू कॉलेज के एक स्टूडेंट ने बताया, एक टीचर पूरे सेमेस्टर 5 क्लास लेने आए, एग्जाम के दिन आए और बोला कि कल ये प्रोग्राम है आरएसएस का, इस पे जाकर रिपोर्ट बनाइए, वो आपका इंटरनल असेसमेंट है। और आपका इंटरनल असेसमेंट एक टीचर के हाथ में 45% अब है। टीचर बनने के लिए मैक्सिमम जगहों पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, एवरीथिंग गोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम हियर। यहाँ पर भी टीचिंग के लिए आपके लिए मॉडल बनाया गया कि यू हैव टू हैव एबीयूपी एक्सपीरियंस। अच्छा, दैट इज द सीवी। और आप वो एक्सपीरियंस लेकर आप ऐसे टीचर्स को ला रहे हैं जिनका एक आइडियोलॉजिकल टिल्ट है। आप उन टीचर्स के हाथ में स्टूडेंट्स का 45% ऑफ मार्क्स आप दे रहे हैं। स्टूडेंट्स क्लास में सवाल नहीं पूछ सकते। टीचर्स ने क्लास में स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह जय श्री राम कहना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैचलर्स के स्टूडेंट्स ये बात हमको बता रहे हैं। और नहीं वही बोलिए, आप वैचारिक कारण से हो सकता है, रिलीजियस कारण से हो सकता है, सिंपली टू नॉट फॉलो दिस मे बी योर चॉइस एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन योर रिजल्ट। सो अभी तो यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म भी एक होना चाहिए यूनिवर्सिटी सिस्टम में। उत्तर प्रदेश में तो ये भी लागू कर दिया, बाकी जगह पे तो पहले लागू है, जो बीजेपी रूल स्टेट्स है वहाँ तो कुछ जगह पे लागू है ही, बट वहाँ ये भी लग गया है। तो पूर्णानंद जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो पीछे जो ये विवाद पैदा हुआ है एनटीए इम्तिहान का और सीबीएसई के जो पेपर्स हुए हैं, लाखों छात्रों ने कहा है कि भैया हमारा रिवैल्यूएशन करो, और पेपर लीक के बारे में, तो इसके पीछे है क्या? मतलब कि एक षड्यंत्र है, एक सोच है कि भाई लीक करवा के अपने लोगों को एडमिशन दिलाओ, क्या इसके पीछे ये है? कोई स्कैम है इसके पीछे? नहीं, हम ये तो पता नहीं कर सकते कि क्या है, क्योंकि ये स्पेकुलेशन का मामला है और ये जांच का मामला है। तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा कि क्या इस वजह से, लेकिन क्या हो रहा है वो तो दिख रहा है। चलिए बताइए। तो हम, और उससे क्या हो सकता है ये भी हम अंदाज कर सकते हैं। जो हो रहा है उसका कारण है एक पूरा कैलस एटीट्यूड, जिसमें आपको कोई फिक्र नहीं है और स्टूडेंट्स को लेकर आपको कोई फिक्र नहीं है। तो इसलिए आप उनके साथ एक तो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे अभी तुरंत ये जो नया एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 3 भाषाओं को लागू करने की बात की गई, और ये आनन फानन में इसको लागू करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी
परेशानी और बेचैनी लोगों में है, लेकिन मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ। एनटीए को अगर आप ले लें, एनटीए पर ही हम अगर बात करें, तो एनटीए है क्या? ये एक प्राइवेट संस्था है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सोसाइटी है, और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसका कोई इंटेलेक्चुअल रिसोर्स बेस नहीं है, इसका कोई एकेडमिक रिसोर्स बेस नहीं है, ये सारा कुछ आउटसोर्स करता है। फिर यह कैसे है और ये किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है इसमें, कि देश के सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, सारे के सारे, यहाँ तक कि अब हमारा पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, हर डिपार्टमेंट का पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमए का एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीयूईटी, अंडरग्रेड सीयूईटी, नीट, ये सारा का सारा एनटीए कर रहा है। एनटीए जिसके पास कुछ भी नहीं है, आपने उसके हाथ में देश के लाखों लाख अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स का वर्तमान और भविष्य दे दिया है, और उसका रिकॉर्ड हर बार स्कैम का है, हर बार लीकेज का है, हर बार फेलियर का है। उसके बाद भी आप रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं ये नहीं पता कर रहा हूँ कॉन्स्पिरेसी क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, इससे मैं ये जान पाता हूँ कि आप कैलस हैं, आप इंडिफरेंट हैं, और आपको कोई परवाह नहीं है स्टूडेंट्स की। तो ये तो एकदम साफ दिख रहा है। इसके चलते जो होगा, मैं इसको जिस तरह से देखता हूँ वो ये कि शायद इस पूरा ये जो पूरा एडिफाइस है एजुकेशन का, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का, उसको तोड़ा जा रहा है। इतनी चोटें उस पर की जा रही हैं अलग अलग तरीके से कि वो पूरी तरह तहस नहस हो जाए। इससे किसको क्या अचीव होगा, उपलब्धि क्या होगी, किसको क्या हासिल होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ नष्ट हो जाएगा वो है विद्यार्थी, नौजवान यहाँ का। तो आपने एनटीए की बात की, आपने अभी सीबीएसई का इम्तहान देख लीजिए। आप इतना कैलेस कैसे हो सकते हैं? आप इस देश की मानसिकता को जानते हैं, सीबीएसई सबसे पावरफुल बोर्ड है। तो मैं जानता हूँ पेरेंट्स को कि वो अपना 2 साल दे देते हैं अपने बच्चे को 12वीं का बोर्ड करवाने के लिए। यानी हिंदुस्तान में सिर्फ वो बच्ची इम्तहान नहीं दे रही होती है, उसका पूरा परिवार इम्तहान देता है। तो ये हमारी कल्चर हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन है। आपने कैसे उसको इतनी जल्द, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आप बाद में कहते हैं कि चूक किसी से भी हो सकती है। ये चूक नहीं है, ये क्राइम है। और वो कहते हैं कि पेपर 10-12 क्वेश्चन अगर लीक हो जाए तो लीक थोड़ी ना है वो नीट के बारे में कह रहे थे। जी हाँ। सीबीएसई में तो बहुत साफ दिख रहा है कि उन्होंने एक नया सिस्टम लागू करने की कोशिश की इवैल्यूएशन का। उसके पहले के इवैल्यूएशन सिस्टम पर भी बहुत सवाल थे, लेकिन इस बार उन्होंने उसको ऑन स्क्रीन मार्किंग करने की कोशिश की। टीचर्स ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है, टीचर्स ने कहा है कि ये स्कैम है और ये धोखा है स्टूडेंट्स के साथ, ये जानबूझकर किया गया धोखा है। इसके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अब इस देश में निष्पक्ष जांच होगी नहीं, ये हम लोगों को पता है। क्योंकि शिक्षा मंत्री लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले इस नतीजे के बारे में आज तक एक बयान देने की ज़रूरत महसूस नहीं की उन्होंने। माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, सीबीएसई ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। सीबीएसई अड़ा हुआ है कि उससे कोई गलती ही नहीं हुई। उनकी वेबसाइट ही क्रैश होती जा रही है मेरे ख्याल अभी तक। वो उनकी वेबसाइट अगर 11 लाख नेता, अगर सही आप कह रहे थे, 11 लाख आंसर शीट्स, मतलब स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन के लिए मांग की है। 4 लाख स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन 11 लाख में से 11 लाख आंसर शीट्स बनती है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिला, मतलब लगभग 40% लोग हो गए ना, बच्चे हो गए ना, तो जिन्होंने कहा कि हमारा इवैल्यूएशन तो 18 में से 4 लाख ने कहा इवैल्यूएशन गलत है, पर 11 लाख आंसर शीट्स तो अलग अलग विषयों में, सब्जेक्ट्स में अच्छा वो मांगी। तो ये रिफ्लेक्शन है और ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है कि आपने जो सिस्टम लागू किया वो पूरी तरह से असफल था, गलत था, उसकी जांच नहीं की गई थी और आपने खिलवाड़ किया। तो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये खिलवाड़ किया? नहीं, पर अगर आप प्राइवेट आउटसोर्स करते हैं प्राइवेट कंपनीज को, तो प्राइवेट कंपनीज तय करना कि भाई कौन सी कंपनी इम्तिहान एक्चुअली लेगी अंडर योर गाइडेंस, तो वो कैसे तय होता है? वो मैं नहीं जानता, वो अनीता बताएंगे बेहतर कैसे तय होता है। उन्होंने इसकी जांच बीएससी की। तो अपने आप इम्तिहान बनाते हैं, एनटीए अलग है। मैं एनटीए की बात कर रहा हूँ। एनटीए
तो अब एनटीए वो कैसे तय करता है हमें मालूम नहीं, वो बिडिंग करता है, क्या करता है हमें मालूम नहीं, पर एनटीए जो है वो जैसे टीचर्स की नियुक्ति होती है इंस्टीट्यूशन में, हायर इंस्टीट्यूशंस में, मतलब कि एक आइडियोलॉजी, ऐसे ही आइडियोलॉजिकल बेसिस पे भी ये भी तो हो सकता है। आउटसोर्स किया जाता है। हम जानते हैं कुछ लोगों को जिनको बुलाया भी गया और उन्हें हाथ जोड़े कि हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर इतना इतना केओटिक है। अच्छा, वो कहते हैं जिस तरह से जहाँ बिठा के आपको पेपर बनाया जाता है और उसका कोई मतलब नहीं है। एक ने तो मुझे कहा कि मेरा विषय कुछ है, मुझे कहा नहीं 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 आप इस विषय पे बनाइए। अच्छा, हाँ, हायर एजुकेशन में वो कह रहे हैं कि इसको ट्रांसलेट कीजिए, गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लीजिए। मतलब उन्होंने, लोगों ने, साइंस के टीचर्स ने भी बयान अपना लिखा है कि हम इसमें कभी नहीं हाँ करेंगे। हमने सोचा था कि शायद हम कोई पब्लिक गुड के लिए कुछ काम कर रहे हैं, पर नहीं, ये संस्था ही नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई एकेडमिक क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसी संस्था हमारे देश के लाखों लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का मूल्यांकन कर रही है और उसकी अपनी अकादमिक कोई क्षमता नहीं है, कोई साख नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं हम? उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये क्रिमिनल है। वो 1 मार्क 2 मार्क नहीं, फैमिलीज के लाइफ से खेल रहे हैं। लोग जमीन बेचकर बच्चों को नीट करवाते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री करते हैं, ये करते हैं। वो एक्चुअली इट्स रियली बहुत ही बट ये तो पहली बार थोड़ी ना हुआ है। 2024 में हुआ, 2022 में हुआ, यही लीक, और अब खास बहुत तौर बड़ा पे हुआ, अब बहुत बड़ा हुआ, अब बहुत बड़ा हुआ। अब जिस तरह से निकला। तो आप कह रहे हैं कि तो उसके बाद अगर कोई एक रिस्पॉन्सिबल सरकार होती तो वो रिव्यू करती। 24 तो कोर्ट में था। हाँ, कोर्ट में था। सुप्रीम ये तो कोर्ट कह में। रहा, हाँ। वो रिव्यू करती और वो एक अकाउंटेबल सिस्टम बहाल करती। लेकिन सरकार ने कहा कोई परवाह नहीं, हम वही करना जारी रखेंगे जो करते आ रहे थे, उससे भले ही एक स्कैम हो गया कोई बात नहीं। तो अब हमें दिखलाई पड़ गया, 24 तो एक ही साल पहले की बात जी हाँ, थी। जी हाँ, जी हाँ। ये 2026 है। तो हमें दिखलाई पड़ गया कि हम दरअसल students- एक ऐसे देश के निवासी हो गए हैं जहां आप छात्रों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी के भी और साथ कोई कुछ भी कर accountability सकते हैं और नहीं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम कोई आगे बढ़ जिम्मेदारी रहे हैं। नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। 24 में जब आंदोलन हुआ रीनीट को लेकर, तब कई स्टूडेंट्स हम लोगों के हमारे साथ आके बातचीत में आए कि इसको लेकर आंदोलन की ज़रूरत है। जिस तरीके से नीट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था कि लीक हुआ है, और उसी प्रोसेस में क्योंकि हम लगातार स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ मिलके एनटीए ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिस, पूरी जगह रिसर्च की भी कोशिश की कि हाउ कम अ बॉडी लाइक एनटीए कैन एग्जिस्ट। वी आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन डेटा ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनटीए, there's none. अच्छा, On the NTA website, it says it's a semi-autonomous body. It doesn't say who it's answerable to. It doesn't say exactly which is the civil servant or the government authority which will look after it. Completely random expert panel का board of directors हम बनाएंगे. We went to the Ministry of Education. We went to the NTA office asking कि NTA के कुछ bylaws भी हैं कि नहीं है, कोई भी रूल ऑफ प्रोसीजर है कि नहीं। क्योंकि नीट जो हुआ उससे पहले सीबीएसई करा रहा था। सीबीएसई इज अ बॉडी मेड बाय द पार्लियामेंट, इट हैज प्रॉपर बायलॉज, इट हैज प्रॉपर रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इट इज आंसरेबल टू समवन, एंड अल्टीमेटली इफ इट्स मेड बाय द पार्लियामेंट इट्स आंसरेबल टू द पीपल। एनटीए इज, आई डोंट नो whose birth child is it, and how it comes into existence, and it is given the responsibility of millions and millions of futures. Only answerable to the ministry. That's all. Yeah, It and the says it. ministry is answerable to no Yeah. one. Right in 2024 जब ये आंदोलन चल रहा था, हम लोगों के साथ कई स्टूडेंट्स आए और धर्मेंद्र प्रधान कि वो इस आंदोलन के बीच में धर्मेंद्र प्रधान ने तय किया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आके सुबह 5 बजे योगा पे प्रोग्राम लेंगे। स्टूडेंट्स पहुंच गए सुबह, उनको काला झंडा दिखाने पहुंच गए। तब पता चला कि ही रियलाइज्ड कि ये होने वाला है, ही डिडंट कम। तो कमाल से, आई थिंक अभी भी बीजेपी मिनिस्टर सेड की लीक तो क्या बड़ी बात है। नहीं, the director of NTA said कि कोई लीक नहीं हुआ। लीक है ही नहीं। There is no leak. There is no leak. बिकॉज हमारे यहाँ से कोई पेपर नहीं गया। आई मीन किसी ने 180 तो में कर से दिया। 140 सवाल किसी ने गेस्ट पेपर में डाल दिए, हमारे यहाँ से कुछ लीक नहीं हुआ। आई मीन इट्स शॉकिंग दैट काइंड ऑफ इम्प्यूनिटी एंड दैट काइंड कि आप
पब्लिक में इस तरह से कह सकते हैं, आपको इतनी भी वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप छात्रों के सामने क्या पेश कर रहे हैं? भाई स्क्रीन एवेल्युएशन के बारे में मुझे भी कुछ जानकारी मिली थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सब ये जो मुझे आंसर शीट दिया गया है, मेरी तो हैंड राइटिंग ही नहीं है, मैं तो उसको पहचान ही नहीं सकता। ऑन स्क्रीन अच्छा, सीबीएसई के साथ तो हम जानते हैं, क्योंकि एक्स ऑफिशियो में गवर्निंग बॉडी में थी, तब भी ये लोग बहुत टेस्ट ले रहे थे और हम सवाल पूछ रहे थे कि सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, इतने सारे ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? बट बिकॉज फंड्स आते हैं, सो दे रियली वर जनरेटिंग मनी आउट ऑफ दैट। और बाकी जो संस्थाएं, उनकी नजर इन पे थी कि इनको इतना रेवेन्यू कहाँ से मिलता है। पहले जो सुना है कि जो रिवैल्यूएशन में पहले थे 700 मांग रहे थे, अब 700 या पापा 100 रुपया कर दिया हर चीज में। बट पैसा बनाने, बट इट्स शॉकिंग, क्योंकि ये जो इन्होंने किया है, क्यों पैसा दे कोई भाई? वो जो रिवैल्यूएशन चाहता है, जब आपका आप सिस्टम ही गलती गलत कर रहे हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों पे ज्यादती है, दोनों पे अन्याय है ये। हम टीचर्स जानते हैं, हमारे बेस्ट टीचर्स, उन्होंने मुझे ब्यौरा पूरा दिया कैसे वो मार्किंग कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एक आपको जब एक शीट दिखती है और फिर आप दूसरी शीट पे जाते हैं, यू कैन गो बैक, स्क्रीन पे कर रहे हो। हम जब हमारे हाथ में होता है, हम आगे पीछे जाते हैं, हम एक डिसीजन लेते हैं, हम एक प्रोफेशनल डिसीजन लेते हैं कि इस छात्र ने क्या लिखा है और फिर कैसे इसके क्या नंबर देने चाहिए। तो वो ह्यूमन एंगल भी आप खत्म कर रहे हो, आप उसको रोबोट बना रहे हो। हम जो असेस कर रहे हैं कि नहीं जल्दी करो। एंड एक टीचर ने कहा कि उस सेंटर में किसी के यहाँ उनका फोन आ गया कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा टाइम क्यों लगा रहे हैं। अच्छा, बिकॉज यू आर बीइंग मॉनिटर्ड, सो यू नो एवरीवन इज सो कॉन्शियस कि आपको भी मॉनिटर किया जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाई आर यू टेकिंग लॉन्ग। मतलब कैमरा ऑन है ना, आपका स्क्रीन का कैमरा ऑन है, दे आर वाचिंग यू विथ योर द लैपटॉप दैट यू आर वर्किंग ऑन, दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड। ओह आई सी। सो ये आप कैसे, और एनटीए में भी यही हाल था। टीचर्स कहते हैं आपके फोन वोन सब ले लेंगे, फिर वहां बिठा के कोई सब आपके आसपास कैमरास है, कोई और चीजें आपके हाथ में नहीं है, देन यू आर सपोज्ड टू मेक अ गुड क्वेश्चन पेपर, यू नो। सो इट्स टोटली, मतलब सीबीएसई में तो जब हुआ है, I was in a panel with this student निसर्ग अधिकारी। अच्छा, जिसको एथिकल हैकर है, एथिकल हैकर, पर मीडिया इसको हैकर बुला रहा है। इट्स सो सैड। आई मीन एक 18-19 साल के बालक, एंड अमेजिंग। आई रेड हिज ब्लॉग, आई रेड उसने क्या पेपर लिखा, द डिटेल्स दैट ही अंडरस्टूड अबाउट द होल सिस्टम। और मैंने तो जैसे ही I came online to him, I said I'm very happy, proud to meet a student who ethically uses his knowledge and his talent. He can change marks. He says he can change marks also. He uses his knowledge for the public good. You went and informed. इसने CERT को इन्फॉर्म किया, इसने कंपनी को, एम्ट को इन्फॉर्म किया, इसने इनको सीबीएसई को इन्फॉर्म किया, सबको लिखा फरवरी मार्च में ही पहले लिख दिया कि ये ऐसे है और दिस इज द वल्नरेबिलिटी, दीज आर द 6 वल्नरेबिलिटीज। It's amazing the kind of knowledge he has about that and how he's used it to warn them. कोई जवाब नहीं, and he writes that the arrogance and the disrespect of this agency shows the way they respond to me. Not only that, so मुझे actually लग रहा था, कल भी एंकर उसको कह रहा है कि तुमने तो कहा कि तुमने सीबीएसई का पोर्टल देखा, बट वो तो सीबीएसई का पोर्टल नहीं था। सीबीएसई कह रहा है वो हमारा डमी पोर्टल है। वो उस प्रोग्राम में समझा रहा है, this is the portal, I got the name and address of an examiner, and I've checked that person is a teacher in that school. So I've got these details. I could change anything, I could change any marks. तो अगर यही रिस्पांस रहा पूरा सिस्टम में, यही रिस्पांस रहा बच्चों की प्रॉब्लम्स का, तो फिर भविष्य क्या है? आप समझ सकते हैं कि भविष्य क्या है, क्योंकि वर्तमान नहीं है। वर्तमान के प्रति जो हमारा, जैसा मैंने कहा कि ये एक कैलस, इंडिफरेंट और एक क्रूअल, मैं इसको क्रूअल भी कहूँगा, बहुत ही क्रूर, बहुत क्रूर हमारा अप्रोच है सत्ता का, कि हम आपके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके बाद भविष्य की कल्पना की जगह ही कहाँ रह जाती है, क्योंकि भविष्य तक आप जाएंगे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे। हाँ, तो एक तो अभी ही जैसे 12वीं के ये जो विद्यार्थी हैं, इन्होंने क्या समझा? इन्होंने समझा कि स्टेट आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, स्टेट आपके कंसर्न को
को ध्यान में नहीं लाना चाहता है और स्टेट अकाउंटेबल नहीं है, ये सीखकर अब ये यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो सिटीजनशिप की पहली ट्रेनिंग इनकी इस प्रकार की हो रही है। हम सारे लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में एजुकेशन का एक पर्पस ये है कि आप उसको एक अच्छे सिटीजन के रूप में ट्रीट करते हैं। और वो अच्छा सिटीजन जो काम कर रहा है आप उसको और अटैक कर रहे हो। तो एक मीडिया ethic- उसको पाकिस्तानी बुला रहा है, किसी को ये बुला, मतलब इट्स शॉकिंग। तो जो मैंने, अगर आप सिर्फ सीबीएसई वाला देख लें तो सीबीएसई में 12वीं का एक बच्चा या बच्ची, उसने क्या फेस किया? Yeah. उसने एक पूरा ऑनस्लॉट चारों तरफ से पाकिस्तानी देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ, ये वो, जबकि वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आप इंसाफ करें। वो किसी विद्रोह की बात नहीं कर रहा। ये मेरा पेपर तो ही नहीं ये है। मेरा पेपर ही नहीं है, मेरे हैंडराइटिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इस देश में हम किस चीज़ पर विश्वास करें? सीबीएसई सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड बोर्ड हुआ करता था। I remember that myself in my time. सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड। अब वो ट्रस्ट कहाँ है? अब आप क्या उसको वापस हासिल कर पाएंगे? कभी कभी आप हासिल नहीं कर सकते। जैसे एनटीए पर कभी कोई विश्वास नहीं कर सकता। जी हाँ। NTA तो अब सबको ये पता है कि मैं जिस हालत में हूं मैं इत्तेफाक से हूं। अगर मैं बच गया तो इत्तेफाक से बच गया, वरना नियम ये है कि मुझे मारा जाना चाहिए था, मेरे साथ नाइंसाफ़ी होनी चाहिए थी। ये पूरा ख्याल लेकर अब विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी जो हो रहा है उसमें यह उनका ख्याल पक्का होता जा रहा है जी हाँ। कि नाइंसाफ़ी इस देश का नियम है और अगर मैं बच गया तो अपनी हिकमतों से बच गया या संयोग से बच गया, वरना मैंने मेरा मारा जाना विश्व चाहिए। में कोई भी यूनिवर्सिटीज का, खास तौर में डेवलप देश की बात कर रहा हूँ, ऐसा तो कभी मैंने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं हमने। इसलिए कि दुनिया में जो दूसरे देश हैं, हालांकि गड़बड़ियां वहाँ भी हैं, लेकिन वो शायद इस किस्म की नहीं है। इस बात का वो ख्याल करते हैं कि जो नौजवान निकलने चाहिए, अगर किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसको ज्योग्राफी आनी चाहिए, किसी ने अगर फिजिक्स पढ़ा है तो उसको फिजिक्स आना चाहिए, जी हाँ। किसी ने अगर अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ा है तो अंग्रेजी लिटरेचर आना चाहिए। लेकिन ये पहला देश है जो कहता है उसको नेशनलिज्म आना चाहिए, उसको नेशनलिस्ट होना चाहिए। और वो भी एक विकृत तरह का देखो, इससे हासिल क्या होगा? मैं नेशनलिज्म सवाल शिक्षा का ही नहीं, उससे हासिल क्या होगा? उससे हासिल ये या होगा तो कि या तो आपके इसमें पास एक, पॉलिटिकल, इसमें कोई सोच है क्या? ये क्या ये सोच हो जिसको सकती है? नेहरू कहा करते थे कि सॉफ्ट हेडेड लोग तैयार होंगे। तो जो सॉफ्ट हेडेड लोग तैयार होंगे वो सोच नहीं सकेंगे, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, उनके पास विवेक नहीं होगा, तो उनको जो चीज़ प्रेजेंट की जाएगी उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। एक पूरी की पूरी सबमिसिव पीढ़ी दर पीढ़ी जो सबमिसिव होगी वो आप निकाल रहे हैं, जिसको फ़र्क पता नहीं होगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, आप इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे। तो ये मकसद है और ये निश्चित रूप से ये राजनीतिक मकसद है, जिसमें आप एक ऐसी नागरिकों की फौज, मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, जो सच और झूठ का अंतर नहीं कर सकता है, जो खुद निर्णय नहीं ले सकता है, उसको जो दिया जाएगा उसको स्वीकार करने के लिए वो बाध्य होगा। इसीलिए कि उसी बात पे निर्भर है कि उसके आगे तरक्की कैसे होगी। बिल्कुल। और उसके बाद और भी बातें हैं, लेकिन हाँ, और जितना भड़कीला वो तथ्य निकलेगा, इंफॉर्मेशन निकलेगी, उसमें और ज्यादा मतलब जोश आएगा। मतलब उस नशा है कि इतना भड़कीला, वो कभी उसको चेक करने की कोई कोशिश नहीं होगी। देखो, जो सबसे जो खतरनाक बात जो आपने कही कि भाई वो टीचर कहता है कि आप मेरी जो इंटरनल असेसमेंट होती है 45% हो गया, आप ये RSS की आप सेशन में चले जाइए, सेशन में जाके उसकी रिपोर्ट लिख दीजिए। तो सर, ये जो हो रहा है, ये 2-3 तरह के सोशल फोर्सेस एक साथ भी तो खेल रहे हैं। आई मीन, एक तरफ ये बात सच है कि सरकार को कोई भी सेंसिटिविटी स्टूडेंट्स के प्रति नहीं, उनके फ्यूचर्स के प्रति नहीं, बट एक तरह का सब्जेक्ट उनको क्रिएट करना, वो इन टर्म्स ऑफ RSS के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जिसमें कि आप जो सर ने शब्द यूज किया, सॉफ्ट हेडेड लोग, इस तरह के लोग क्रिटिकल फैकल्टीज से दूर, और उसके साथ उनके आसपास की परिस्थितियां और उनका जीवन खुद भी कैसा हो। ये जो पॉलिसी लाई गई, फिलहाल जो पॉलिसी यूनिवर्सिटीज़ में जगह जगह पर पढ़ाई जा रही है,
चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स की, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो, जो बीए बीएससी बीकॉम जो कर रहे हैं, उनका बीए बीएससी बीकॉम के सिवा इतने सारे वोकेशनल और इतने सारे माइक्रो कोर्सेज फिलहाल वो पढ़ रहे हैं कि अल्टीमेटली वो उस पूरे बैचलर्स का वो अपना स्पेशलाइजेशन कहीं भी नहीं दिखा सकते। सो आप उनके लिए उनकी लाइफ चॉइसेस को भी आप बहुत स्पेसिफिकली लिमिट कर रहे हैं, एंड देयर यू हैव अ प्लान। जब हम और देशों से कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे आपका एक प्लान भी है कि आप दुनिया भर की हर पूंजी बच्चे और के लिए मजदूरी plan होता है, में, हर बच्चे के लिए प्लान होता है वहाँ पे। बिल्कुल दूसरे देशों का ही नहीं है विज्ञान। अगर आप सिर्फ यहाँ भी अशोका और जिंदल के कोर्सेज से कंपेयर कर लेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो जिंदल का जो अंडर ग्रेड होगा या ग्रेजुएट होगा और डीयू से जो ग्रेजुएट निकलेगा, दोनों के नॉलेज बेस में काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है स्वच्छ भारत, एक कोर्स है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब ऐसे ऐसे कोर्सेज है। तो आप स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो देश भर से आए हैं और वो स्टीफन्स में मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, पर वो कह रहे हैं कि जो 3 साल में लोग मैथ सीखते थे, 4 साल में हम उसका 1/2 भी नहीं सीख रहे। इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब कितने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स मुझे मिले कि हम तो फोर्थ ईयर नहीं करना चाह रहे, इतना टाइम वेस्ट कर लिया हमने। Exactly, this policy has basically flopped. Yeah. The fourth year policy has basically खाली flopped. गई सीट्स 8,000 या कुछ जो सीट्स। स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, हाँ। इतनी सबपा रिसर्च उनसे करवाई जा रही है और मजबूरी में कर रहे हैं। और वो डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स अशोका के स्टूडेंट्स वर्सेस पब्लिक एजुकेशन में पढ़े हुए स्टूडेंट्स के बीच में एक डिवीजन ऑफ लेबर है कि एजुकेशन से निकल के कौन क्या कर रहा होगा। भारत के पूंजी और मजदूरी के डिवीजन में कौन मजदूरी कर रहेगा, कौन पूंजी कमाएगा, दुनिया भर में कौन पूंजी कमा रहा है और मजदूरी कर रहा है, ये बहुत क्लियरली डिमार्केट ये लोग कर रहे हैं अपनी पब्लिक एजुकेशन से। इतना रैडिकल डिफरेंस इन द कोर्स करिकुलम एंड द स्ट्रक्चर एंड द क्वालिटी ऑफ कोर्सेज विद इन DU एंड लेट्स से अशोका। जो पहले हमारी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जा रही थी, हमारी पब्लिक बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे यूनिवर्सिटी जादवपुर है, number चाहे one, it was number हैदराबाद में, चाहे जामिया है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, दे ऑलवेज हैव बीन आवर बेस्ट फिर यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे तो उनको मारते हैं। मतलब लाठीचार्ज होता सरकार है। की रैंकिंग में भी ये टॉप आती हैं वो यूनिवर्सिटीज। तो है, अब वो हम तो ये कर रहे हैं। अभी मेरी मुलाकात हुई थी कुछ छात्रों से जो केरल से आए, बिहार से आए, बाकी जगह से आए। कई छात्र हैं जो BA BSc कर रहे हैं और कुछ हैं जो PhD भी कर रहे हैं, MA भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी आके। हमें लगता है हमारे साथ धोखा कर दिया गया। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें लग रहा है कि इतना बड़ा धोखा। एक उड़ीसा से आया हुआ लड़का था और वो कह रहा था कि दिल्ली में रहने में मेरे 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं और मुझे नहीं मालूम कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद मुझे 25,000 की नौकरी भी मिलने वाली है कि नहीं। तो जो तभी स्तर तो निराश PN की नौकरी ढूंढते हैं जो लोग ग्रेजुएट होते हैं। तो जो निराशा का स्तर है, अगर आपको काफ़ी तकलीफ होगी कि आपके नौजवान इतने निराश हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा किया गया। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी सोच कर आए थे और हमने देखा कि यहाँ ये हो रहा है, या हमको ये ऐसे पढ़ाया जा रहा है और ऐसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो हम तो आगे किसी को नहीं कहेंगे कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आए। एडमिशंस में भी, एडमिशंस में जब से ये शुरू हुआ सेंट्रलाइज्ड NTA CUET, करेक्ट। ये भी उसी NTA ले टाइम रहा से है। NTA ने किया, उसी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो बाकी स्टेट से लोग शुरू से वो एस्पायर करते हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, वो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये CBSE का करिकुलम, पहले कहा हम CBSE करेंगे, फिर कहा नहीं, पर आप देख ही नहीं रहे। आप एक तरह का करिकुलम को ट्वीक करके आप सिर्फ CBSE के स्टूडेंट्स को ले रहे हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा CBSE बोर्ड के ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये भी एक खेल है। इम्तिहान में भी फायदा होता है। हाँ? तो आप एक तो वो मल्टीपल चॉइस में किसी की कोई नहीं समझ आती, आप टिक टिक कर दो, उसकी एक्सप्रेशन है या नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, जीरो, कुछ समझ नहीं आएगा। एक तो वो नाटक है, ऊपर से आप जिनको ले रहे हो वो कोई भी एग्जाम लेना चाहेंगे, UPSC कुछ भी, वो सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। इतने गंभीर मुद्दे हैं और देश के भविष्य के मुद्दे हैं। बिल्कुल। और जब तक देश पे जो सत्ता के लोग बैठे हुए हैं बच्चों का भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक ऐसा होता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।